क्या पढ़ रहे थे हम लोग? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या क्या पढ़ लिया उसमें? परिणाम पढ़ना है। ठीक। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था स्वतंत्रता के इतिहास में। बहुत सारे लोगों ने तो इसके बारे में कहा कि जैसे हमारे यहाँ के राजेंद्र प्रसाद ने ही कहा कि इससे बड़ा आंदोलन पहले नहीं हुआ, और लोगों को जोड़ने वाला और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को फैलाने वाला ये सबसे बड़ा आंदोलन था। राजेंद्र प्रसाद का ही स्टेटमेंट है। ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने तो कहा कि यह आंदोलन भारत के लोगों में चेतना जगाने वाला और आजादी प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा आंदोलन था। देखो, बहुत सारे इतिहासकारों ने इस आंदोलन की आलोचना भी की है। आंदोलन की आलोचना होनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इंडियंस हैं, और इंडियंस जो है वो जब गांधी जी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं तो उनके आंदोलनों को देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन ये सब जाहिलों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सूक्ष्मता से इसका मूल्यांकन करना कि यह आंदोलन वाकई में कुछ हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हुआ, कुछ लाभदायक साबित हुआ, या सही मायने में सिर्फ यह आंदोलन किया गया और खत्म हो गया, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं रहा। दोनों चीजों पर हम मूल्यांकन करेंगे, इसके परिणाम को समझेंगे। सबसे पहले देखिए, इसके सकारात्मक परिणाम में हम देखते हैं, पहला जो आप देख रहे हैं इसमें, कि पहला जो पॉइंट है, भविष्य के नेताओं का उदय। देखने से क्या लग रहा है कि भविष्य के नेताओं का उदय हुआ कि नहीं? कल भी मैंने आपसे चर्चा किया था कि यह आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसने गली मुहल्ले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हजारों नेताओं को जन्म दिया। हमारे बिहार से ही बहुत सारे नेता जन्म लिए, जिसमें से दो नाम तो सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है, एक जयप्रकाश नारायण जी का और दूसरा राम मनोहर लोहिया जी का, है ना? तो दोनों के अलावा और भी नेता थे, है ना? अनिरुद्ध नारायण थे, इसके अलावा ढेर सारे। ये तो सिर्फ बिहार की कहानी है। बिहार के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रों से बहुत सारे नेताओं का जन्म हुआ, और आगे चल के वो राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान भी दिए। आगे चल के कई सम्मानों से उनको सम्मानित किया गया। तो अगर देखा जाए तो इस आंदोलन ने सबसे पहला हमको क्या दिया है? हमको एक नेताओं की नींव मजबूत करके दिया, ताकि भविष्य में हमारे देश को उससे लाभ हो सके, और हुआ भी। अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो संपूर्ण क्रांति कैसे होता, है ना? इमरजेंसी के खिलाफ जो संपूर्ण क्रांति का बिगुल उन्होंने पटना के गांधी मैदान से फूंका, वो देश के कोने कोने में युवाओं को झकझोर के रख दिया। एक सुर में युवा खड़ा हो गए सरकार के खिलाफ। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे नेताओं का ये शुरुआती दौर था। जयप्रकाश नारायण का चर्चा पहले भी आया है इतिहास में, हम लोग पढ़े हैं, जब 1934 में उन्होंने, हाँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। देखिए, सोशलिस्ट पार्टी यानी कि समाजवादी दल। समाजवाद से तो हम जानते हैं कि सब लोग प्रभावित रहने वाले लोग हैं। जितने भी आपके नेहरू जी की बात कर लें, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लें, और भगत सिंह की बात कर लें, मतलब हर प्रकार के नेता, नेहरू जी उदारवादी, भगत सिंह उग्रवादी, और सुभाष चंद्र बोस उग्रवादी। तीनों अगर जनरेशन की बात की जाए, तीनों विचारधाराओं की बात की जाए, तो सब लोग समर्थक हैं समाजवाद। क्योंकि समाजवाद विचार तो बहुत सुंदर है ना समाजवाद का, कि भाई संसाधनों पर, मैंने पहले भी चर्चा किया है कि समाजवाद क्या है, कि संसाधनों पर किसी निजी स्वामित्व का न होना, उसके जगह पे सार्वजनिक स्वामित्व का होना। क्योंकि समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद कहता है कि अगर किसी खास व्यक्ति की, खास या निजी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो उसकी
राजनैतिक स्थिति मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उसकी राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी, और जब उसकी राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी तब क्या होगा, तब वो सरकार पर हावी होगा, सरकार की योजनाओं पर हावी होगा, लोगों को उसके हित में काम करने सरकार को नहीं देगा। यानी कि आर्थिक स्थिति, मान लीजिए कि अंबानी जी हैं, तो अंबानी जी भारत सरकार पर हावी हैं, ये सब लोग जानते हैं हम लोग। क्यों हावी है? क्योंकि उनके हाथ में अर्थव्यवस्था की बागडोर है। अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, ढेर सारे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के पास सरकार के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का ऑटोमेटिक उतना ताकत चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि उनके पास क्या हो जाता है, राजनीतिक ताकत हो जाती है। आर्थिक ताकत क्या देता है? राजनीतिक ताकत। और राजनीतिक ताकत क्या देगा कि वो जो भी निर्णय करेगा या जो भी योजनाएं लेके आएगा देश में सरकार, वो सरकार की योजनाओं में उनका हस्तक्षेप होगा और लोगों तक सही रूप में योजनाओं का लाभ ही मिल पाएगा। समाजवाद का विचारधारा सबको पसंद आता है, सबका अपने संसाधनों पर बराबर का अधिकार हो। नदी है तो किसी एक व्यक्ति के नाम का नहीं होना चाहिए, उस पर सभी का अधिकार है। अगर खनिज संसाधन है उस पर सबका अधिकार होना चाहिए। तो जयप्रकाश नारायण इसी विचारधारा के पोषक थे। इसी विचार से ओतप्रोत दूसरे व्यक्ति जिसका नाम हम लोगों ने लिया, क्या नाम है? राम मनोहर लोहिया जी। और राम मनोहर लोहिया जी बहुत बड़े विचारक रहे, वो भी इसी विचार से प्रेरित थे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो नेताओं को, भविष्य के नेताओं का उदय हुआ इस काल में। एक सकारात्मक पक्ष ये रहा। दूसरा सकारात्मक पक्ष महिलाओं की भागीदारी। कल भी हमने चर्चा किया था कि महिलाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी इस आंदोलन में। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि विगत आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, लेकिन सीमित थी। विगत सभी आंदोलनों से बहुत ज्यादा मात्रा में इस आंदोलन में महिलाओं ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित किया। और यही कारण था कि हम लोगों ने कई नाम इस आंदोलन में देखे, जिसमें उषा मेहता का नाम आता है, अरुणा आसिफ अली का नाम आता है, हाँ, प्रभावती का भी नाम आता है। तो बहुत सारे महिलाओं का नाम आता। महिलाओं ने फ्रंट लाइन लीडर के रूप में काम किया। फ्रंट लाइन लीडर का मतलब है कि जब हमारे गांधी जी और उनके सरीखे जितने भी बड़े नेता थे, जब उनको आंदोलन शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, तब नेतृत्व संभाला महिलाओं ने। महिलाओं को अंडरग्राउंड रह के, उषा मेहता ने, आपने देखा कि उषा मेहता ने मुंबई में अंडरग्राउंड रहते हुए रेडियो पर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया, लोगों को मोटिवेट किया ताकि इस आंदोलन में लोग अपने जुनून और जज्बे के साथ जुड़ सके, है ना। तो एक महिलाओं के उदय का कारण, बहुत सारे महिला नेता आगे चल के आजादी के बाद बहुत सारी नेता इसमें सहभागी बनी। सरोजिनी नायडू थी उस समय, सीनियर लीडर थी, लेकिन उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था। ये ध्यान रहे, सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी के साथ आगा इसमें, हाँ, गिरफ्तार करके या नजरबंद करके रखा गया था। राष्ट्रवाद का उदय, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज, राष्ट्रवाद का उदय। ये लाइन थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ इस काल में, उदय तो पहले भी हो चुका है, लेकिन एक नई प्रकार के राष्ट्रवादी विचारधाराओं का सूत्रपात हुआ इस दौर में। जैसे हम थोड़ा सा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं। 1857 में हमने क्रांति किया। हमने महसूस किया कि 1857 की क्रांति को हमने असफल होने दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था राष्ट्रवाद की कमी। देश में राष्ट्रवाद का अभाव था। लोगों को मालूम नहीं कि देश क्या है, राष्ट्र क्या है, हमारी सीमाएं कहां से कहां तक लगती हैं। इन सब चीजों पर लोगों का ध्यान नहीं था, या लोगों को जानकारी नहीं था। सुविधाओं का अभाव था ना, कम्युनिकेशन नहीं था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनके पता ही नहीं कि देश क्या है, अंग्रेज चले जाएंगे तो हमको काम मिलेगा। जैसे उस जमाने में मान लीजिए कि एक अनपढ़ आदमी है, उसको तो मतलब ही नहीं कि मुगल शासन कर रहा है कि मराठा, कि अंग्रेज शासन कर रहा है कि
तुर्क से आया हुआ कोई आताताई, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कितना लगान कौन लेता है। वो मराठों के दौर में भी असुरक्षित महसूस करता है, मुगलों के दौर में भी असुरक्षित महसूस करता है, अंग्रेजों से भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो दिन भर खेत में काम करके शाम को रोटी दाल खा के, दाल तो मिलता ही नहीं था, रोटी भी बाजरे की मिलती थी, गेहूं की नहीं मिलती थी, तो जैसा रूखी सूखी मिलती थी उसको खाकर सो जाने वाला इंसान, फिर अगले सुबह उसका वही दिनचर्या है। आज जब हम इस क्लास में बैठकर बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य बड़े परीक्षाओं की जब हम तैयारी करते हैं और बौद्धिक स्तर पर अपने आप को उत्तम समझते हैं, तब हम इस बात को एनालिसिस कर पा रहे हैं ना कि उस जमाने में क्या था। लेकिन उस जमाने में आज भी हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में गरीब जनता जो है, जो किसान मजदूर वर्ग है, उसको मतलब नहीं भारत सरकार से, उसको मतलब नहीं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देखते नहीं है चुनाव से पहले क्या होता है, बोलते कि जो हमको पैसा देगा, हमारी बीवी को साड़ी देगा और हमको पौआ देगा, हम वोट उसी को दे देंगे। हमको क्या मतलब है। तुम जब वोट डालने जाओगे तो तुम एनालिसिस करोगे कि भाई जो उम्मीदवार को हम वोट दे रहे हैं वो आगे चल के क्या कर सकता है, उसका चरित्र कैसा रहा है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, उसकी कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है। लेकिन वो किसान को ज्यादा मतलब नहीं है, उस मजदूर को ज्यादा मतलब नहीं है। अब उसको कहोगे कि मोदी सरकार ने शिक्षा नीति लेके आए तो कहेगा ये क्या। तो वो एक अलग राष्ट्रवाद है। लेकिन वैसे लोगों को जब आप ये सिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, आज इस घटना को बीते हुए लगभग 80 साल हो गए, लगभग 80 साल, और 80 साल बाद हम इस चीज को एनालिसिस तो कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि 80 साल बाद भी हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष से ज्यादा हो गए। ऐसे समय में आज भी हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो राष्ट्रवाद और इन चीजों से अनभिज्ञ है। उस जमाने में जब सुविधाओं का अभाव था, जानकारी का अभाव था, अशिक्षा व्याप्त थी चारों तरफ, वैसे समय में लोगों को आंदोलन में शामिल करना, उनको राष्ट्रवाद सिखाना कितना कठिन कार्य रहा होगा नेताओं के लिए। और गांधी जी ने इसी चीज को समझा कि भारत के लोग नेतृत्व के अंदर रह के काम करते हुए या आंदोलन में शामिल होते हुए बोर हो गए हैं, कुछ नया चाहिए। हर आदमी को कुछ नया चाहिए, खाने में नया चाहिए, पहनने में नया चाहिए। नया की कल्पना हर व्यक्ति के मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हर व्यक्ति चाहता है कुछ नया हो। तो गांधी जी ने भी सोचा कि इनको नया दिया जाए। इसीलिए गांधी जी ने आंदोलन के प्रारंभ में ही कहा कि इसमें कोई नेतृत्व नहीं करेगा, इसमें हर व्यक्ति नेतृत्व करेगा अपना। इसका कोई प्लान नहीं होगा कि स्टेप बाय असहयोग आंदोलन स्टेप बाय स्टेप चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टेप बाय स्टेप चला। इसमें कोई प्लान नहीं है। अगर आप आंदोलन में शामिल होते हैं तो आप खुद जिम्मेदार हैं। तो जो है भारत में जो युवा वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो अपने आप को अब स्वतंत्र महसूस कर रहा है कि हमको किसी के नेतृत्व में काम नहीं करना है। ये अलग प्रकार का राष्ट्रवाद है। इसीलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बारे में उल्लेख किया कि ये जो दौर था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन वाला, इसमें शामिल होने वाले जो लोग थे उन्होंने एक नए राष्ट्रवाद को सीखा। अच्छा, ये वाला जो दौर है, इस दौर में लोग स्वतंत्र कैसे महसूस कर रहे हैं इसका उदाहरण आप समझिए। कई जगह समानांतर सरकारें के गठन हो गया। अच्छा, इसी का एक परिणाम यह भी रहा कि आजाद हिंद फौज का गठन हुआ और आजाद हिंद फौज 1943 से पूरे की पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगी। 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस इससे जुड़ेंगे और सुभाष चंद्र बोस एक सरकार, आजाद हिंद सरकार की स्थापना करेंगे। आजाद हिंद सरकार की स्थापना भी चर्चा हम करेंगे, उस पर तो एक लंबी चर्चा है हमारी आजाद हिंद सरकार पे, लेकिन संक्षेप में मैं बता देता हूं। आजाद हिंद सरकार इसी आंदोलन का एक परिणाम मात्र है। आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस एक सरकार बनाते हैं, स्वतंत्र सरकार,
जिसमें डाक टिकट जारी किया जाता है, जिसमें करेंसी जारी किया जाता है। अपना बैंक, आजाद हिंद बैंक, अपनी करेंसी, और उस करेंसी को छापने में मदद करता है जापान, जर्मनी। और अपनी करेंसी जिसमें 10 एक पैसे से लेकर और 1 लाख तक के नोट जारी किए जाते हैं। जो 1 लाख का नोट होता है उस पर सुभाष चंद्र जी का फोटो भी होता है। और जो डाक टिकट, आज भी डाक टिकट आप खरीदने जाएंगे तो आजाद हिंद फौज का डाक टिकट जो उस जिस रूप में उस समय छपता था, आज भी उस रूप में सरकार छाप के लोगों को देती है। तो कई बार यह भी परिणाम में गिना जाता है, सुभाष चंद्र बोस खुद ही इसके प्रधानमंत्री भी बने, खुद ही इस सरकार के विदेश मंत्री बने, खुद ही इस सरकार के रक्षा मंत्री भी बने। कौन? सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद सरकार में। तो आजाद हिंद जो फौज के गठन हुआ, फिर आजाद हिंद सरकार का जो गठन हुआ, इसमें इस क्रांति का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। क्योंकि अब हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं। समानांतर सरकारों का गठन करना, बिहार के तिरहुत क्षेत्र में, तिरहुत क्षेत्र बहुत डेवलप क्षेत्र नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन वहां सरकार, समानांतर सरकार का गठन होना, उत्तर प्रदेश के बलिया में सरकार का गठन होना, जिसको बागी बलिया लोग कहते हैं, तो यह साबित करता है कि लोगों के अंदर अब स्वतंत्रता की भावना जाग गई है। आगे इसको और समझेंगे कैसे जागी है। जब दुनिया भर के लोगों ने इस आंदोलन को देखा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे बहुत सारे देशों ने जब ये देखा कि भारत में जो क्रांति हो रही है उसकी चरम सीमा इतनी बड़ी है, हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहा है। नतीजा हुआ कि चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अमेरिका के चीन राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति को, चीन के प्रधानमंत्री थे, अमेरिका के अगले हम लोग पॉइंट में है ना, देखिए यहां लिखा भी हो, अमेरिका और चीन के प्रति सहानुभूति, इसमें हम समझेंगे उसको और डिटेल में। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता का मार्ग। हम सब जानते हैं कि आजादी की लड़ाई का यह अंतिम लड़ाई था। आजादी में हम संघर्ष में, आजादी के संघर्ष में हम लोगों ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उसका ये अंतिम चरण होगा, कल भी हम डिस्कस किए थे। और इसी क्रांति का, इसी आंदोलन का दबाव रहा कि 1945 में ब्रिटेन की सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, और कैबिनेट मिशन ने भारत की स्वतंत्रता पर मुहर लगाया कि अब हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे अगर भारत ये क्राइटेरिया फुलफिल कर ले, संविधान बना ले, ये चीज कर ले, ये चीज। तो कैबिनेट मिशन किसके दबाव में आया? अगस्त क्रांति के दबाव में, भारत छोड़ो आंदोलन के दबाव में। तो एक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ, कह सकते हैं ना भाई। मान लीजिए बीपीएससी की तैयारी आप 4 साल से कर रहे हैं, 4 बार प्री दिए हैं, नहीं हुआ है, इस बार दिए हो गया, तो आखिरी लड़ाई आपकी हो गई ना, इस बार वाली लड़ाई आपकी आखिरी। इसी का परिणाम होगा कि है विगत जितने अटेम्प्ट आपने बीपीएससी में दिए हैं उसका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आखिरी हो गया तो ज्यादा क्रेडिट किसको जाएगा? आखिरी अटेम्प्ट को, जिसको देख के आप पास करेंगे। इसीलिए उसी तरीके से पहले भी जितने आंदोलन हुए हैं उनका भी योगदान है स्वतंत्रता के इतिहास में, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान की बात की जाएगी तो किस आंदोलन की होगी? भारत छोड़ो आंदोलन की। स्वतंत्रता का मार्ग किया, 1947 को हम स्वतंत्र हुए। अगला है अमेरिका और चीन के प्रति सहानुभूति। देखिए जब क्या नाम था अमेरिका के, चीन वाला का नाम था कौन, हाउ था, मेरे एकदम दिमाग से निकल गया। खैर उसने चिट्ठी लिखा, रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे,
और उनको चिट्ठी लिखा कि भारत को आजाद करने के लिए आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डालिए। फिर उसके कहने पर रूजवेल्ट ने अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को पत्र लिखा। अब पत्र में यह कहा कि अब समय आ गया है, ध्यान से सुनिए, उस पत्र में कहा गया कि अब समय आ गया है कि भारत के लोगों को स्वतंत्र किया जाए। कौन लिख रहा है? चीन के कहने पर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को यह पत्र लिखकर बताया कि अब समय आ गया है, वक्त आ गया है कि आप भारत को स्वतंत्र कीजिए। समझ में आ रहा है? तो जब ये बात हमको मालूम चलेगा तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए रूस और अमेरिका और चीन के प्रति? सहानुभूति वाला होना चाहिए कि नहीं? हमने अमेरिका और चीन इन दोनों के प्रति सहानुभूति प्रकट किया और अंतरराष्ट्रीय दबाव जब ब्रिटेन पर पड़ा तो कहते हैं ना कि सच्चे दिल से किसी को चाहो तो पूरी कायनात उसको, हाँ, उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। सच्चे दिल से आप किसी को चाहो तो पूरी कायनात ये इस कोशिश में लग जाती है कि आप और वो मिल जाएं। अमेरिका और चीन ने दबाव डाला, अंतरराष्ट्रीय प्रेशर पड़ा, उधर से ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा, न्यूजीलैंड ने भी इसको समर्थन किया, तो अंतरराष्ट्रीय दबाव बनने लगा ब्रिटेन पर। तो देखिए अब दो तरह के दबाव हैं, एक आंतरिक दबाव जो हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजों पर डाल दिया था, क्योंकि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भैया ये जो है स्थिति, ये तो बहुत विषम स्थिति है ना। आपको मैं घटना दो घटनाएं बताता हूं। कल मैंने चर्चा किया था कि गांधी जी को जब जेल में आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया तो उनके सामने वैसे अखबार रखे जाते थे जिसमें हिंसक घटनाओं का जिक्र होता था, और अंग्रेज प्रयास करते थे कि गांधी जी हिंसक घटनाओं को देखकर संवेदना प्रकट करते हुए लोगों को कहें कि वो इस आंदोलन को रोक दे, लेकिन इसमें अंग्रेज सफल नहीं हुए। गांधी जी ने कहने से इनकार कर दिया। फिर दबाव पड़ा तो 1943 में नेहरू जी को रिहा कर, नेहरू जी मतलब जवाहरलाल नेहरू जी को रिहा करना, और जवाहरलाल नेहरू जी को जब रिहा किया गया तो नेहरू जी जब बाहर आए तो उनसे कहा कि देखिए कितना आंदोलन हो रहा है, ये कितना संख्या में लोग मर रहे हैं, पुलिस वाले हैं, कितनी परेशानी हो रही है, उधर विश्व युद्ध कर रहे हैं। नेहरू जी ने भी सेम बात कही। नेहरू जी ने कहा कि देखिए हर व्यक्ति जो है अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने वाला, मतलब मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है ना जी, कि फ्यूचर में हमारा क्या होगा। तो अगर वो कोई प्रतिक्रिया आपको दे रहा है तो उसकी क्रिया तो आपने किया होगा ना, क्योंकि तो क्रिया के प्रति ही प्रतिक्रिया आती है। तो इस सिद्धांत के तहत आपने जो कर्म किए हैं विगत वर्षों में, उसी का नतीजा है कि लोग आपके प्रति प्रतिक्रिया देते। आप हमसे ये उम्मीद करते कि हम ये कहें लोगों को कि आंदोलन रोक दे, तो हम इस मत से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। मतलब सिरे से इस सिरे से कर दिया, नेहरू जी ने को सिरे कर दिया, और ये दो सबसे बड़े नेता थे। दूसरी तरफ थोड़ा चर्चा दूसरे पार्टियों का भी हो जाए। एक मुस्लिम लीग पार्टी है, हिंदू महासभा है, और एक कम्युनिस्ट वाले भी हैं, है ना। अब देखिए इनका स्थिति क्या है। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को खारिज कर दिया। क्यों? मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को खारिज किया था ना, क्यों खारिज किया? उनकी मांग को स्पष्ट नहीं किया गया था। क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट नहीं किया गया, इसीलिए मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को खारिज कर। एक तरफ गांधी जी कह रहे हैं करो या मरो। देखिए कहते हैं ना कि कुछ सीखा भी जाता है
गांधी जी कह रहे हैं करो या मरो, तो जिन्ना जी कह रहे हैं हाँ बांटो और भागो, बांटो और भागो, ये इनका स्टेटमेंट था। पूरे देश में लोग मंत्र का माला जप रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों के अंदर जिन्ना जी भी अंग्रेजों के खिलाफ शुरू में काम करते थे, लेकिन इस समय अंग्रेजों को समर्थन देने के लिए कह रहे थे। कौन? जिन्ना जी। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों को यह भी कह रहे थे कि बांटो और भागो। मतलब वो चाहते थे, वो भी चाहते थे, अंतर्मन से तो वो भी चाहते थे ना कि देश जल्दी से आजाद हो, तभी ना पाकिस्तान मिलेगा। आजाद ही नहीं होगा तो कहां से मिलेगा? तो अंतर्मन में तो उनके भी चल रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी काहे नहीं समर्थन दे रही थी भाई? इस आंदोलन का कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन काहे नहीं दे रही थी? क्योंकि रसिया मित्र राष्ट्र में था। किसमें था? मित्र राष्ट्रों में था, यानी ब्रिटेन का दोस्त था उस समय। तो दुश्मन का दुश्मन न दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त दोस्त नहीं होता है। अगर रसिया कम्युनिस्ट का दोस्त है तो ब्रिटेन भी दोस्त हो गया, इसीलिए वो भी नहीं समर्थन दे रहे थे। तो कुल मिलाकर स्थिति इस समय यह थी कि अंतरराष्ट्रीय दबाव में ब्रिटेन पर आंतरिक और बाह्य प्रेशर पड़ा। नतीजा हुआ कि अंग्रेजों ने यह निर्णय कर लिया था कि भारत में अब ज्यादा दिन तक हम नहीं रहेंगे, या ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई कि जब उनको एहसास हो गया कि अब हम यहां रह नहीं पाएंगे। दोनों बातें थी, है ना? तो आगे जब आप मुख्य परीक्षा में लिखेंगे इसका उत्तर लेखन, तो उसमें इन बातों को शामिल करेंगे कि हम जब भी आंदोलन किए, जैसे कि हम लोगों ने सविनय के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने असहयोग के बारे में पढ़ा, तो हम लोगों ने उसमें भी इस बात का चर्चा किया कि अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली। क्योंकि आंदोलन तो हम इसीलिए करते हैं ना, ताकि असहयोग आंदोलन किए स्वराज प्राप्ति के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए, किए ना। इस बार आर या पार की लड़ाई है, और आर और पार की लड़ाई में तुरंत मिल जाता है क्या? कुछ तुरंत नहीं मिलता है। भले कुछ समय लगा, लेकिन हमने अपेक्षाकृत सफलताएं भले ही हासिल न किया, लेकिन भविष्य में उसको लाभ हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमने प्रयास किया। इसके अलावा एक पॉइंट जो इसमें उल्लेखित नहीं है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि इस आंदोलन ने पिछले आंदोलनों की तरह ही बहुत सारे वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया। हिंदू, मुसलमान, मुसलमान सारे मुसलमान को यह मत समझना कि सब लोग पाकिस्तान समर्थक थे। एक्चुअली में पाकिस्तान समर्थक बहुत कम लोग थे, ज्यादातर लोग पाकिस्तान की। एक घटना बताते हैं तुमको। मौलाना अबुल कलाम का आजाद का नाम सुना? कांग्रेस के सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक रहने वाले, आजादी के पहले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को जिन्ना साहब ने बुलाया। जिन्ना साहब पसंद नहीं करते थे उनको, और वो जिन्ना साहब को नहीं पसंद करते थे। दोनों में कंट्राडिक्शन था, क्योंकि वो पाकिस्तान के समर्थक थे, या ये बिल्कुल समर्थक नहीं थे। एक शिमला समझौता हुआ था, उसकी चर्चा करेंगे आगे हम डिटेल में, लेकिन अभी उस घटना का बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि शिमला समझौता हुआ पर बहस हुआ। वो समझौता इसलिए था कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में, या जब भी अंग्रेजों से वार्ता होगी उस प्रक्रिया में, देश के विभाजन की प्रक्रिया में, जो भी कैंडिडेट जाएंगे, मुस्लिम जाएगा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में, और बाकी लोग जाएंगे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। नेहरू जी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। नेहरू जी ने कहा ऐसा नहीं होता है, मुसलमान सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं है, मुसलमान हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा है।
इसलिए मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस में भी है और मुस्लिम लीग में भी है। तो आपको जिससे जैसे रिप्रेजेंटेटिव बना के आगे काम करना है आप कीजिए, मुझे जिस प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव बनाना है मुझे करेंगे। और यही कारण था कि शिमला समझौता में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर भेजा गया था। सोचिए, इससे आपका नजरिया खोलना चाहिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जब गए शिमला समझौते में, तो वहां पर जिन्ना जी ने पूछा कि यार तुम कैसे मुसलमान हो, कांग्रेस का समर्थन करते हो, उसका प्रतिनिधि बन के आए हो, तुमको तो हम लोगों को समर्थन देना चाहिए। अगर हमारा देश आजाद हो गया और मुसलमानों का देश अलग नहीं हुआ तो मुस्लिम समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक है, हिंदुओं का संख्या ज्यादा है और हिंदुओं का मध्यम वर्ग बहुत स्ट्रांग है, पढ़ा लिखा है। हमारा जो वर्ग है वो अशिक्षित अनपढ़ ज्यादा है, तो हमारे अधिकारों की पूर्ति नहीं होगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि देखो, हमारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, शब्द सुनिएगा, हमारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है और आखिरी सांस भी हम हिंदुस्तान में ही लेंगे। और रही बात मुस्लिमों के अधिकार की, तो पहले देश तो आजाद कर लो। देश आजाद होगा तब बैठ कर निर्णय कर लेंगे ना कि क्या सही है क्या गलत है, किसको कितना अधिकार मिलेगा। मौलाना अबुल कलाम ने पाकिस्तान के विभाजन पर, हम आगे जब पाकिस्तान के विभाजन की चर्चा करेंगे तो उस पर एक क्लास तो अलग से होगा मेरा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नेहरू जी और पटेल जी पर भी यह आरोप लगाए थे कि इन्होंने पाकिस्तान की बंटवारे में थोड़ी जल्दबाजी कर दिया था, उनका यह आरोप था। लेकिन खैर, तो बहुत सारे मुस्लिम ऐसे थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे, पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए नहीं कर रहे थे। तो मुसलमान भी जुड़े इसमें। इसमें देख रहे हो ना, अरुणा आसिफ अली मुस्लिम महिला है। तो बहुत सारे मुसलमानों का इसमें योगदान रहा। इसके साथ साथ किसान वर्ग, इससे मजदूर वर्ग की संख्या जेल में गए, है ना। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हर वर्ग को जोड़ने वाला ये आंदोलन, जैसे असहयोग ने जोड़ा था, जैसे सविनय ने जोड़ा था, उसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन में भी लोग जुड़े। ठीक, तो एक बार सब कर देते हैं क्या क्या बताया मैंने। भविष्य के नेताओं का उदय हुआ इसमें, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे नए नेता, बैटरी खत्म हो गई। ठीक है, चार्ज है। यहां तक समझ में आया। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा आंदोलन की असफलता के कारण। आंदोलन की असफलता के कारण, है ना, इसको समझिए। जो लोग ये कहते हैं कि आंदोलन असफल था, या हम भी ये कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत यह आंदोलन उतना सफल नहीं था, तो उसके जो जो कारण है उसको आप देख रहे हैं मुख्य मुख्य बिंदु पर, हम एक एक करके समझते हैं। पहला है आंदोलन के संगठन में कमियां। देखिए, शुरू से गिनाते हैं। 1857 में हमने एक आंदोलन किया, क्रांति किया, वो हमारा असफल हुआ।
क्या क्या कमी था उसमें? एक, हमने महसूस किया था कि संगठन का अभाव। याद है कि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए कुछ बेसिक चीजों का होना जरूरी है। जैसे सबसे पहले होना चाहिए एक प्लान। क्या होना चाहिए? किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए, देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए पहला चीज चाहिए आपको योजना, प्लानिंग चाहिए, है ना? कि आज क्या करना है, 2 दिन बाद क्या करना है, हफ्ते भर बाद क्या करना है, महीने भर बाद क्या करना है, ऐसी एक प्लान होना चाहिए। दूसरा इसका पहलू होता है कि एक संगठन होना चाहिए। जब तक संगठन नहीं होगा, एक मंच नहीं होगा, एक मंच नहीं होगा तो सारे लोग बैठ के डिस्कस कहां करेंगे? व्हाट्सएप का जमाना तो है नहीं कि एक बार में ब्रॉडकास्ट कर दिए सब पर पहुंच गया, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, ऐसा कोई सर्विस नहीं था उस जमाने में। तो उसलिए एक मंच का, एक संगठन का होना जरूरी होता है। 1857 में ही हमने तीसरी चीजों की कमी महसूस की, नेतृत्व की। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को 11 मई 1857 को जब नेता बनाया गया, तो वो शायरी कहने वाला आदमी जब नेता बना कि बड़ी मिन्नत से मांग के लाए थे जिंदगी के वो 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। और शुद्ध हिंदी में इसका शायरी कुछ ऐसे है कि उम्र दराज मांग के लाए थे जिंदगी के वो 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, है ना? अब ये उम्र दराज मतलब अल्लाह से, भगवान से जो 4 दिन मांग के लाए थे बेचारे, 2 इस उम्मीद में कट गया कि हम बादशाह हिंदुस्तान बनेंगे, और 2 इंतजार में कट गया कि जेल से बाहर आएंगे, रंगून जेल से, है ना? तो नेतृत्व अगर बहादुर शाह जफर जैसे लोगों के हाथ में हो तो भी आंदोलन को खतरा है, और न हो तो भी खतरा है। तो नेतृत्व का अभाव या नेतृत्व का होना किसी आंदोलन के लिए बहुत जरूरी है। चौथा होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, इसका होना भी आंदोलन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एकता। एकता भाई, यूनिटी भी होना जरूरी है। अगर आपके अंदर एकता नहीं होगी, यूनिटी, 1857 की क्रांति में हम लोगों ने देखा कि आंदोलन का स्वरूप तो बहुत बड़ा था, लेकिन अपने ही लोग दुश्मनों से मिले हुए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रही हैं, नाना साहब अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, कुंवर सिंह अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। सब चाहते हैं, लक्ष्मीबाई चाहती हैं कि अंग्रेज झांसी से निकलकर चले जाए, नाना साहब चाहते हैं उनकी पेशवाई वापस मिल जाए, कुंवर सिंह चाहते हैं जमींदारी मिल जाए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाए। इसीलिए एकता, अगर 1857 की क्रांति को ही अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसी का उदाहरण लेते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं कि 1857 में क्या हुआ, एक बार रिकॉल करा देते हैं आपको कि 1857 का प्रचार प्रसार कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था। उसमें क्या होता था कि एक जगह से यहां पर विद्रोह हुआ तो अंग्रेज सिपाही यहां पहुंच जाते थे, दबा देते थे। फिर 1 महीने बाद यहां विद्रोह हुआ तो यहां से सिपाही यहां चले गए, ऐसा होता था। अगर ये जितने जगह विद्रोह हुए थे, ये सारे विद्रोह अगर एक साथ हो जाते तो इतनी संख्या में सिपाही ही नहीं थे जितने की विद्रोही, तो आंदोलन सफल होने में समय नहीं लगता। इसीलिए एकता का होना जरूरी है। एक आंदोलन को सफल बनाने में इन तत्वों का होना अति आवश्यक है। 1857 को छोड़ देते हैं, अब 1942 में भारत छोड़ो यानी अगस्त क्रांति में आंदोलन के संगठन में कमियां थी। कमियां इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि गांधी जी ने कोई भी रोड मैप तैयार नहीं किया, कोई भी प्लान नहीं बनाया, तो हमारे पास प्लान नहीं था। आज क्या करना है, 2 दिन बाद क्या करना है, हफ्ते भर बाद क्या करना है, इसका कोई प्लान हमारे पास नहीं था।
दूसरा, संगठन, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, लेकिन उसकी भूमिका है ही नहीं, स्पष्ट है ही नहीं। दूसरा, संगठन है और सारे बड़े नेता तो गिरफ्तार हो गए, इसीलिए संगठन का कोई महत्व रहा ही नहीं। संगठन नहीं था तो यह भी काट देंगे, कोई संगठन नहीं था। नेतृत्व, गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया, अगस्त क्रांति गांधी जी ने शुरू किया अपने ही नेतृत्व में, लेकिन आंदोलन प्रारंभ से पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो यह आंदोलन अनाथ हो गया, कल भी मैंने बताया था। और सिर्फ गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया, गांधी जी के साथ और भी जितने शीर्ष नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या हुआ, नेतृत्व भी हमारे पास नहीं है, इसको भी काट दीजिए, है ना। अब क्या है, राष्ट्रवाद, ये हमारे पास था, ये हमारे पास था, राष्ट्रवाद हमारे पास था, तभी ना ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन बना। लेकिन फिर वही अगला पॉइंट, एकता नहीं था, एकता नहीं था। मैं आपको स्पष्ट करता हूं कैसे नहीं था। अभी भी बहुत सारे लोग इसके पक्ष में नहीं थे। एक व्यक्ति का नाम सुना है, सी राजगोपालाचारी। तो सीआर फॉर्मूला का नाम भी सुना होगा, सुना है? क्या था सीआर फॉर्मूला, इस पर चर्चा करते हैं इसके बाद में। पहले मुख्य मुख्य बात अपनी, तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे समझिए, बेसिक बेसिक चीजें समझिए कि जब वर्धा में 7 और 8 अगस्त 1942 को वर्धा में जब मीटिंग हुआ, महाराष्ट्र के वर्धा में, और कांग्रेस ने यह तय किया कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा, तब सीआर जी ने इस बात से असहमति जताया कि हम इसके पक्ष में नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए, लॉजिक क्या दिया उन्होंने, कांग्रेस के पद से, कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया। लॉजिक दिया कि अंग्रेज इस समय विश्व युद्ध में व्यस्त है, तो इस समय जब कोई व्यक्ति खुद परेशानियों में घिरा हुआ हो तो उससे आजादी या स्वतंत्रता की मांग करना, उसके विरोध में आंदोलन करना, यह कहीं से भी उचित नहीं है। हमको तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि इतने बड़े लोग ऐसी बातें सोचते कहां से। अरे अंग्रेज से हमको काहे का इमोशनल जोड़ रहे हैं आप? हम नहीं चाहते हैं अंग्रेजों से इमोशनल जुड़ना। वो आदमी जो कहता है कि ईश्वर ने हमको गोरा पैदा किया है इसलिए हम तुमसे ज्यादा पवित्र हैं, उस आदमी से आप चाहते हैं कि हम अपनी भावनात्मक लगाव को जोड़ें, भावनात्मक लगाव रखें। वो हमको जो कभी भी बराबरी में बैठने का मौका नहीं दिया, सदियों से, सैकड़ों साल से हमारा शोषण करते आ रहा है। और शोषण का मतलब आप पढ़ चुके हैं कि शोषण का मतलब सिर्फ पैसा लूटना नहीं, धन लूटना नहीं, घर लूटना नहीं, लोगों की इज्जत लूटना भी होता है, लोगों की हत्या करना भी होता है, लोगों को उनके थाली से भोजन छीनना भी होता है। ये सब होता था अंग्रेजों के दौर में। और वैसे आदमी से आप कह रहे हैं कि वो विश्व युद्ध में व्यस्त है तो हम उसके प्रति सहानुभूति रखें, काहे के लिए रखें? तो सी राजगोपालाचारी जैसे जो जो लोग थे, हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं और कर भी नहीं सकते, हमारी उतनी हैसियत नहीं है, लेकिन सी राजगोपालाचारी टाइप जो लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया। और वैसा वर्ग, एक जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो अपने आप को, आज भी देखते हैं देश में बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना तो बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करने लगते हैं, मोदी जी को ऐसा करना चाहिए, हमारे देश की जो है विदेश नीति ठीक नहीं है, नहीं, भारत को पाकिस्तान से वार्ता नहीं, युद्ध कर लेना चाहिए, ऐसे विचार आते हैं। और जो ये हमारे यहां कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, जहां
नॉलेज अधूरा होगा, वो बिना मतलब के उसमें से उबाल मारेगा आपके अंदर से छलकने के लिए। यही दिक्कत है। सी राजगोपालाचारी के जैसे बहुत सारे देश के लोग थे, बहुत सारे जमींदार वर्ग थे, बहुत सारे रजवाड़े थे, जिन्होंने अंग्रेजों को इस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन दिया था। इसीलिए हमने कहा कि एकता भी हमारे पास नहीं था। समझ में आया? चलिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ है ना। अगला पॉइंट है सरकारी सेवाओं और उच्च वर्गों की वफादारी। अभी जो मैंने बताया सेम कहानी है कि सरकारी सेवाओं में गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, आंदोलन प्रारंभ होने के वो 70 मिनट वाला जो उनका भाषण था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो सिविल सेवक हैं, जो सिपाही वर्ग है, जो सरकारी नौकरी में कार्यरत लोग हैं, वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप नौकरी मत छोड़िए, आप क्या कीजिए, नौकरी में रहते हुए अपनी निष्ठा भारत के प्रति रखिए, अपनी निष्ठा भारत के प्रति रखिए। वैसा कोई भी निर्णय मत कीजिए जो भारत के हित में न हो। सिपाहियों को बोले कि आप गोली मत चलाइए। सरकारी सेवकों को बोले, जो सिविल सेवा के अधिकारी थे, उनको भी संबोधित किए नाम लेकर कि आप लोग भी अपने किसान मजदूरों और देश की जनता के हित में सोचिए, हित में काम कीजिए। ठीक, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, ज्यादातर लोगों ने। इसीलिए यह पॉइंट दिया गया कि सरकारी सेवाओं और उच्च वर्गों की वफादारी हमें नहीं मिल पाई। ठीक, अगला पॉइंट है आंदोलनकारियों की तुलना में शासन की कई गुना शक्ति। बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया ना 1857 की क्रांति, फिर से जिक्र आया 1857 का, कि कहा जाता है कि भाई 1857 की क्रांति हम लोग इसलिए हार गए क्योंकि तोप और तलवार की जंग में जीतता कौन है? तोप। और डलहौजी ने 1856 में तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से उठाकर मेरठ बना दिया था। ये एक बड़ा कारण रहा कि 1857 की क्रांति को हम लोग हारे। देखिए, बार बार मैं 1857 की क्रांति से इसकी तुलना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो भी एक इस प्रकार की क्रांति थी। हिंसा उसमें भी हुआ था, हिंसा इसमें भी हुआ था, उसमें भी उन्हीं चीजों को समाहित किया गया था, मतलब लगभग सिमिलर है। इसीलिए मैं बार बार तुलना कर रहा हूं। तो जैसा कि उस समय हुआ कि तोप और तलवार की जंग में हमेशा तोप ही जीतेगा, इस वक्त भी वैसा ही कुछ स्थिति बनी थी। भाई सामने से मशीन गन चल रहा है, दादा 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 दादा, अब तुम लाठी भांज रहे हो, कैसे होगा? होगा। और ऊपर से हवाई जहाज से बम गिरा देंगे, एक बम गिरा गांव ही खाली, है ना, पूरा गांव ही उजड़ जाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों की कुछ जो की तुलना में जो प्रशासन के पास शक्ति थी, शासन के पास ताकत थी, योजनाबद्ध तरीका था, वो कहीं ना कहीं हम पर भारी पड़ गया। इसलिए इस आंदोलन को हम लोग हार गए। अगला पॉइंट है वित्तीय सहायता का अभाव। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वित्तीय सहायता, देखिए किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए वित्तीय सहायता जरूरी है। कहते हैं ना, एक बहुत पुरानी कहावत है, और ये कहावत फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है, कि खाली पेट कोई आंदोलन नहीं होता, खाली पेट कोई क्रांति नहीं होती, खाली पेट कोई युद्ध नहीं होता, खाली पेट कोई भी पढ़ाई नहीं होती। 1 दिन 2 दिन 4 दिन। आपने कई सारी पिक्चरें बनी हैं आजकल, हमारे करगिल का युद्ध देखा होगा आपने, करगिल की लड़ाई हुई पाकिस्तान से हमारा, उस तो याद होगा आप लोगों को, या पिक्चरें देखा होगा LOC कारगिल और पता नहीं कौन कौन सी। उसमें भी दिखाया जाता है कि जो आर्मी लड़ाई कर रही होती है, आप उसका सप्लाई लाइन काट दीजिए, सप्लाई लाइन काट देंगे तो 2 चीजों का अभाव हो जाएगा, 3 चीजों का बेसिकली, मेडिकल, फूड और एमिनेशन, है ना। हथियार नहीं रहेगा, खाना नहीं रहेगा, और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं रहेगी, तो युद्ध कितने दिन तक लड़ेंगे आप? समझ रहे हैं मेरी बात? और अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने
कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया प्रारंभ में, उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए फंड का अभाव हो गया और नतीजा हुआ कि लोग आंदोलन तो कर रहे थे, लेकिन खाली पेट कितना दिन आंदोलन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना असफलता में, वित्तीय सहायता का अभाव। कोई बड़ा बिजनेसमैन सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, और करे भी तो कैसे करे, नेता तो सब चले गए भीतर जेल में, इसीलिए ये दिक्कत था। चलिए अगला है राजनीतिक विभाजन। अब देखिए राजनीतिक विभाजन से क्या समझे, देखिए कैसे समझेंगे इसको। पूरा देश है हमारा, उस देश के लिए हम आजादी के लिए क्रांति कर रहे हैं, तो उसमें सभी प्रकार के लोग शामिल हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, और उस जमाने में तो और बड़ा देश था, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपने ही थे। इतने बड़े देश में कितनी विविधताएं पाई जाती है। अब देखे है ना, भोजपुरी की एक प्रसिद्ध कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर बानी। कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। समझिए इस बात को कि कितना डाइवर्सिटी है हमारे देश में, विविधताएं कितनी ज्यादा हैं, इसको समझिए। भाषा बदलती है, रहन सहन, खान पान, धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग वर्ग, इतने विविधताएं हैं हमारे यहाँ। इस क्लास में ही देखो कितने अलग अलग मुंह लेके बैठे हैं, हैं? ये एक अलग दिखती है, हैं? आधा बिहारी दिखती है, आधा नेपाली, मतलब समझ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम सब लोग क्या हैं, इंडियंस हैं। उसी प्रकार से मेरा मानना है कि राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए था 1942 में, मुस्लिम लीग को भी सोचना चाहिए था, कम्युनिस्ट पार्टी को भी सोचना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं इस आंदोलन को समर्थन नहीं दिया, और समर्थन जब नहीं दिया तो हो गया ना राजनीतिक विभाजन। अगर ये एकता होता, राजनीतिक विभाजन नहीं होता, सभी लोग साथ दे रहे होते, तो शायद ये आंदोलन और व्यापक होता। तो इस असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बना। अगला पॉइंट है दमनकारी उपाय। अंग्रेजों ने जो तरीका अपनाया दमन का, वो तरीका बहुत खतरनाक था। कल भी मैंने चर्चा किया था, और अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा किया कि मशीन गन चला रहे हैं, ऊपर से हवाई जहाज से बम गिरा दे रहे हैं। जो दमनकारी तरीका था उनका आंदोलन को दबाने का, शूट एंड साइट, गोली देखते गोली मार दो, साइट को देखा गोली मार दिया। ऐसी सूचना आपको मिलती है कि आप आंदोलन करने जा रहे हैं और अंग्रेज देख लिया तो गोली मार देगा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक विचार तो आएगा ना कि जाएं कि न जाएं। आप आंदोलन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और बीच में एक बम गिरा दिए, तो क्या होगा? याद है वो दिन जब तुम्हारे बगल में सचिवालय पर लड़के गए थे प्रदर्शन करने के लिए? उस कहानी को पढ़े हो? कितना मार्मिक कहानी है, कितनी मार्मिक कहानी है कि जब वो युवा प्रदर्शनकारी जब उस सचिवालय के पास पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए, तो सामने से गोलियों की बौछार आ रही थी। इससे पहले कि वो समझ पाते कि हो क्या रहा है, कितने लोग ढेर हो गए, 7 लोग मरे थे, याद है? तो ये जो दमनकारी तरीका था, मान लीजिए कि हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा है, 7 लोगों को 10 लोगों को गोली मार दीजिए, कैसा माहौल होगा वहां पे? इमेजिन कीजिए। यहां तो एक
गोली फायर करो तो पूरा सब इलाका खाली, सब लोग अपने घर में घुस गए। समझ में आया? तो ये सारा चीज रहा कि दमनकारी उपाय उनका बहुत खतरनाक था, दमन करने का तरीका बहुत खतरनाक था, इसलिए ये सफलता का कारण था। अगला पॉइंट है एकीकृत नेतृत्व का अभाव। देखिए, एकीकृत नेतृत्व, फ्रंट लाइन लीडर तो गिरफ्तार होकर जेल चले गए, जो सेकेंड लाइन लीडर बचे वो अंडरग्राउंड हो गए। जैसे जयप्रकाश नारायण जी का हम पढ़ते हैं, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण सब तुरंत ही गिरफ्तार कर लिए गए थे आंदोलन के दिन ही, जिस दिन आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। वो तो शुक्र मनाओ, दिवाली था, सब दिया जलाने और पटाखे जलाने में व्यस्त थे, तब तक जयप्रकाश नारायण भाग लिए, लंबे थे, दीवार कूद गए। तो दिवाली को धन्यवाद दो कि जयप्रकाश नारायण जैसे नेता निकले बाहर और उन्होंने आंदोलन को बहुत हद तक नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन जब आप अंडरग्राउंड रहते हैं तो आपका कम्युनिकेशन उतना बढ़िया से नहीं हो पाता है बाकी क्रांतिकारियों से, बाकी क्रांतिकारी नेताओं से। अब बिहार का कोई क्रांतिकारी बिहार में क्रांति कर रहा है और उसको महाराष्ट्र के आदमी से संपर्क करना है और सरकार करने नहीं देना चाहती है, तो कैसे करेगा? आज भी देखते हो, जैसे ही थोड़ा सा माहौल गड़बड़ाता है, सरकार सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन काट देती है। आइए, बहुत चटियाते हैं। और ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि जैसे 1 महीना 2 महीना के लिए, अब 22 जून को मेरी शादी थी और हम बड़ी अरमानों के साथ घर पहुंचे, और सब पहुंचे तो सरकार ने लाइन काट दिया, रेलवे वाला आंदोलन हो गया था। ये तो धन्यवाद दीजिए मुकेश अंबानी का कि वो जियो की सेवाएं, जियो के नेटवर्क पर चल रहा था तो हम लोग फोन, समझ रहे हैं, और नहीं तो कनेक्शन काट देंगे। तो मान लीजिए हमारी तो शादी थी, ठीक है, लेकिन जिसकी शादी की योजनाएं चल रही है उसके लिए तो बड़ा संघर्ष वाला दिन होता है ना, कैसे करेंगे, रातें कैसे कटेंगी। तो ऐसी स्थिति में आप उस फीलिंग को समझिए कि कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे आप। चिट्ठी वाला जमाना है नहीं, और चिट्ठी में रिस्क होता था। हाँ, अरे बाप, बहुत रिस्क। हम जब हमारे घर में पोस्ट ऑफिस था, मैं छोटा था तो गांव जाता था जब, तो पोस्ट कार्ड जो आता था, एक लिफाफा बंद होता था, एक ओपन पोस्ट कार्ड सस्ता वाला है, देखे हो तुम लोग? उस पर लिखा ऊपर ही चिट्ठी लिखा रहता था। अच्छा, अभी भी चलता है। हाँ, तो मैंने खूब पिटाई है। तो हम लोग, उससे भी नहीं होता था तो लिफाफा वाला होता था, उसको हल्का सा ब्लेड लगा के खोल देते थे, पढ़ लेते थे किसने क्या लिखा है, गांव का हाल समाचार पता रहता था, है ना, और फिर उसको चिपका देते थे। समझ रहे? तो वो सुरक्षित रास्ता नहीं था, अंग्रेज अंग्रेज पकड़ लेते अगर पत्राचार आप करते तो। इसीलिए कम्युनिकेशन का भयंकर अभाव हो गया, इसीलिए एकीकृत नेतृत्व नहीं मिल पाया, और जब नेतृत्व नहीं मिल पाया तो हम लोगों ने इस आंदोलन को असफल होते हुए देखा कि ये सारे तत्व अगर उपलब्ध होते इस आंदोलन में तो शायद ये आंदोलन उतना असफल नहीं होता। समझ में आया? तो कुल मिला के निष्कर्ष निकलता है कि आंदोलन भले ही अपने
या लोगों की अपेक्षा में उतना सफल भले ही ना रहा हो, परंतु इसने स्वतंत्रता की नींव मजबूत कर दिया, लोगों को एकत्रित कर दिया और अंग्रेजों पर यह दबाव डाल दिया कि अब आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आप यथाशीघ्र यहां से अपना बोरिया बिस्तरा समेटें और प्रस्थान करें, है ना। तो ये आंदोलन क्या लगता है आपके नजर में, सफल था या असफल? सफल ही था यह आंदोलन, यह असफल आंदोलन। ये असफल हम किस संदर्भ में कह रहे हैं? ये जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं असफलता, इसका संदर्भ समझ में आ रहा है कि ये तत्व अगर होते तो हम और इसको व्यापक रूप में देखते, लेकिन ये तत्व जब नहीं मिले, इसके बाद भी हम लोगों ने इस आंदोलन से इतना प्रभाव जरूर छोड़ दिया कि हमारी आजादी सुनिश्चित हो गई, है ना। चलिए, यहां तक समझ में आया। कुछ इसमें हमने एक वो डाले थे कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। कब पास किया था? हम चर्चा कर ही चुके हैं इस बारे में, है ना। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध करो या मरो के आह्वान के साथ भारत छोड़ो की आंदोलन की शुरुआत की, और 70 मिनट का वो जो भाषण था उसको याद रखिएगा, है ना, शाहरुख खान वाला 70 मिनट। इसके अलावा अगला पॉइंट है 10 अगस्त 1942 को ब्रिटिश अधिकारियों ने महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें रात में ज्यादातर नेता गिरफ्तार हुए थे, है ना। तो इसीलिए तारीख वही हो गया 10 अगस्त। ठीक, अगला पॉइंट है कि 11 अगस्त 1942 को पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हड़तालें हुई। 14 अगस्त 1942 को ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत छोड़ो आंदोलन को अवैध घोषित कर दिया। देखिए, 11 अगस्त 1942 को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना, और 3 दिन बाद 14 अगस्त को क्या कर रहा है ये? अवैध घोषित, मतलब ये कानूनी रूप से लीगल नहीं है आंदोलन। अगस्त 1942 में कई नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद अखिल भारतीय हड़ताल जारी रहा। अगस्त 1943 में ही अगले साल कुछ नेताओं को जेल से रिहा किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। और 1945 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वह भारत को आजादी देगी। ये प्रमुख डेट रहे इसके, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, इसका पीडीएफ ग्रुप में भेज देना इनको, है ना, या सबके पास तो होगा ही, इतना तो लिख भी लेंगे। यहां तक समझ में आया? तो फाइनली हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन को आज समाप्त किया। समझ में आया सबको? कुछ पूछना चाहते हैं? हैं? बाहर? अच्छा, ठीक है, पढ़ाएंगे ना। बिहार का पढ़ा, बिहार में तो बहुत भगदड़, सबसे ज्यादा भगदड़ बिहार में ही था। हमारे 7 लड़के जो शहीद हुए, अब कई जगह जो गोली कांड हुआ उसके बारे में बताएंगे। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया है, समझ में आया ना यहाँ तक? बिहार के संदर्भ में तो अभी हमको बहुत चीजें पढ़नी है ना। बिहार के संदर्भ में हम लोगों को 1930 से लेकर 1947 तक एक अलग से टॉपिक पढ़ना है। जब भारत छोड़ो में नमक सत्याग्रह से लेकर सविनय को लेते हुए और आजादी तक के इतिहास को, यहां तक कहानी समझ में आया? चंपारण बिहार में ही था, हो गया, चंपारण में तो बताए थे ना। चलें, रहने दें, चलिए एंड कीजिए।